ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लोराइड्स पढ़ लिए थे। क्लोराइड्स एबनॉर्मेलिटी हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो थोड़े से वास्ट टॉपिक हैं, तो और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ ना, एसिड बेस बैलेंस, आज इनका जो सिग्निफिकेंस है ना, वो एग्जाम्स में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट हाँ, वाइवा टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में ये बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंसेस। तो एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंसेस आर कॉमनली एनकाउंटर्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, वेयर एज द मोस्ट कॉमन एसिड बेस्ड बैलेंस इज एसिडिक और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो ये दो टाइप के मेटाबॉलिक एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में आकर करते हैं। एक होता है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड सेकंड होता है हमारा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो एसिडोसिस एंड एल्केलोसिस आर बेस्ड ऑन हाइड्रोजन आयंस। ये जो हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं, इनका फॉर्मेशन, इनका डिक्रीज कैन लीड्स टू डिक्रीज्ड पीएच लेवल और इंक्रीज्ड पीएच लेवल। तो हम आज एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, बिफोर मूविंग फर्दर ऑन द टॉपिक, आई वांट टू शेयर 3 बेसिक थिंग्स जो आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी है। 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक होता है हमारे पास कैल्शियम, एक पोटेशियम और एक होता है क्लोराइड। ये जब हम एसिड बेस बैलेंस स्टडी करते हैं या जब हम एसिड बेस, हाँ जी मैम, रिकॉर्डिंग करनी थी क्या? रिकॉर्डिंग, अगर आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप देख लो, अगर हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर देखती हूँ। आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अब मिल रहा है क्या? यस मैम। अगर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिल रहा है तो प्लीज़ आप रिकॉर्ड कर लो। ओके, तो विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास 3 चीज़ें हैं बिफोर मूविंग अहेड ऑन द टॉपिक एसिड बेस बैलेंस। सबसे इम्पॉर्टेंटली 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पहला है आपका कैल्शियम, दूसरा है आपका पोटेशियम और थर्ड है आपका क्लोराइड। अगर आप इन तीनों चीज़ों का फंक्शन अच्छे से समझ लोगे तब भी आपको आगे टॉपिक समझ आएगा, अदरवाइज फंबल हो जाएगा। तो फर्स्ट, जो कैल्शियम और पोटेशियम का हमारा एसिड बेस बैलेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है एंड क्लोराइड का क्या इम्पैक्ट होता है वो जानते हैं। तो जो हमारा कैल्शियम एंड पोटेशियम होता है, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी कि कैल्शियम का लेवल अगर इंक्रीज़ होगा तो पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ होगा, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा तो पोटेशियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारे बॉडी में इंटरकनेक्टेड होते हैं। पोटेशियम एंड कैल्शियम हमारी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि कैल्शियम पोटेशियम हमारी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। एंड सोडियम जो होता है हमारी बॉडी में, वो वाटर रिटेंशन एंड वाटर रिलीज़ का काम करता है। तो ये जो हम लोगों ने पहले आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े हैं वही यहाँ पर काम आने वाले हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट मैनर। और थर्ड आया आपका क्लोराइड। अब क्लोराइड का क्या फंक्शन होता है हमारे एसिड बेस बैलेंस में? तो क्लोराइड हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आरबीसीज। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, याद रखना। क्लोराइड क्या करता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हमारे वाटर रिटेंशन एंड मस्कुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, वेयर एज chloride helps in exchange of oxygen and carbon dioxide in RBCs. So this involves chloride passes into the plasma and bicarbonate into the cell. फाइन। तो हमारे पास में जब हम लोगों ने सेल पढ़ा था तो सेल में 2 चीज़ें पढ़ी थी, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो जब क्लोराइड का प्रोसेस एक्सचेंज होता है, जब गैसेस का प्रोसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से निकलकर लंग्स में आता है और ऑक्सीजन हमारे लंग्स से निकलकर ब्लड के अंदर जाता है, वो प्रोसेस इज मेंटेन्ड बाय क्लोराइड। एंड व्हेन क्लोराइड पासेस इनटू द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर जो बाइकार्बोनेट था वो हमारे सेल्स के अंदर आ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा क्लोराइड का। तो क्लोराइड बेसिकली, क्लोराइड हेल्प्स इन मेंटेनिंग वेंटिलेशन, मेंटेनिंग
प्रॉपर वेंटिलेशन। तो हमारा ये क्लोराइड का फंक्शन है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस बैलेंस। तो एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस आर कॉमनली एनकाउंटर्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल्स में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट वेंटिलेशन पे भी होते हैं, वेंटिलेटर्स पे होते हैं पेशेंट। वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, बहुत सारे पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के आते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के होते हैं। तो सारे के सारे पेशेंट बहुत सारी कंडीशंस से आते हैं हॉस्पिटल में, और मोस्टली ये जो एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंसेज हैं ये आईसीयू सेटअप्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंसेज आर कॉमनली एनकाउंटर्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस वेयर if there is increased acidic condition there will be decreased pH level। तो नॉर्मल बॉडी का pH लेवल कितना होता है 6.8 to 7.8। the normal pH level is 6.8 to 7.8। so if there is increased acidic condition there will be decreased pH, यानी कि pH अगर 6.8 से कम हो जाएगा तो दैट इज एसिडिक कंडीशन इन द बॉडी, एंड pH अगर 7.8 से ज़्यादा हो जाएगा तो दैट विल लीड्स टू एल्केलाइन कंडीशन इन द बॉडी। एंड इसके साथ साथ हमारा चलता है H+ आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन। तो अगर पेशेंट का pH लेवल डिक्रीज हो रहा है तो पेशेंट का H+ आयन्स बॉडी के अंदर इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि एसिड के साथ में हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होते हैं, एल्केलाइन के साथ में हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होते हैं। ये कॉन्जिक्यूटली चलता है, मतलब आपका ऑल्टरनेटिवली चलता है। इफ देयर इज एसिडिक कंडीशन इन द बॉडी pH लेवल विल बी बिलो 6.8 एंड हाइड्रोजन आयन फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, और इफ देयर इज एल्केलाइन कंडीशन इन द बॉडी द pH लेवल विल बी अबव 7.8 और हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा एसिड बेस इम्बैलेंस और एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस। बॉडी के अंदर नॉर्मल pH होता है 6.8 to 7.8 एंड नॉर्मल हाइड्रोजन आयन्स होते हैं 12 to 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 12 to 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये हमारे नॉर्मल आयन्स होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आपको क्लोराइड का फंक्शन समझ आ गया, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का फंक्शन समझ आ गया, एसिडिक कंडीशन कौन सी होती है, एल्कलाइन कंडीशन कौन सी होती है। अगर बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन है तो pH लेवल डिक्रीज हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। अगर बॉडी के अंदर एल्कलाइन कंडीशन है तो pH लेवल इंक्रीज हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन कम होने शुरू हो जाएंगे। नॉर्मल pH लेवल होता है हमारा 6.8 to 7.8 और नॉर्मल हाइड्रोजन आयन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर 12 to 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फाइन, अब हम पढ़ते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होता है ये? इसके अंदर क्या होता है, हमारा बाइकार्बोनेट डेफिशिएंसी होता है। इसके अंदर हमारा बाइकार्बोनेट डेफिशिएंसी होता है। एसिडोसिस मीन्स बाइकार्बोनेट डेफिशिएंसी, एल्कलोसिस मीन्स बाइकार्बोनेट एक्सेस। तो अभी क्या क्या होता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज अ कॉमन clinical disturbance which is characterized by a low pH level, low plasma bicarbonate concentration। तो इसमें क्या हो रहा है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है उसके अंदर it has decreased low pH level, decreased low plasma bicarbonate concentration and increased hydrogen ions। ये तीन चीज़ें ध्यान रखना, आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस समझ जाओगे। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज अ कंडीशन इन विच देयर इज डिक्रीज्ड प्लाज्मा बाइकार्बोनेट concentration, decreased pH of the body and increased secretion of hydrogen ion in the body. So these three conditions will combine and form a disease condition or form a metabolic condition in the body that is known as metabolic acidosis. तो etiology is direct loss of bicarbonate। सबसे जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, फ्लूइड है या एसिड बेस, जो कुछ भी है हमारी बॉडी के अंदर, उसका सबसे मतलब वो अगर बॉडी से ज़्यादा बाहर पास आउट हो रहा है तो वो
इम्पॉर्टेंटली वो बॉडी से डिक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी डेफिशिएंसी का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है ईदर वो वोमिटिंग के थ्रू पास आउट हो रहा है, या डायरिया के थ्रू बॉडी से पास आउट हो रहा है, या फिर यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट हो रहा है। तो डिक्रीज्ड बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन किस वजह से हो रहा है? फर्स्ट इज योर डायरेक्ट लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। पेशेंट को किसी भी प्रॉब्लम की वजह से एक्सेस यूरिनेशन हो रहा है, या एक्सेसिव वोमिटिंग हो रहा है, या एक्सेसिव सक्शन हो रहा है, या एक्सेसिव पेशेंट को डायरिया है, तो इनमें से किसी भी कंडीशन की वजह से पेशेंट का डायरेक्ट लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट्स हो रहा है। सेकेंड कंडीशन इज डायरिया, then lower intestinal fistulas. Fistulas means opening, abnormal opening in other body parts, that is known as fistulas. तो lower intestinal fistulas, then ureterostomy. Ureterostomy का मतलब opening in the ureter, opening in the ureters, तो ureterostomy, then excessive use of diuretics, then renal insufficiency. Renal insufficiency का मतलब है patient won't be able to filter the urine or filter the excessive amount of fluid in the body, which leads to excessive loss of bicarbonates, organic substances, inorganic substances, normal byproducts and other constituents of the body. तो ये होता है हमारा renal insufficiency. Then excessive administration of chlorides. अब यहाँ पर हमारा फंक्शन आता है क्लोराइड्स का। तो एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लोराइड्स क्या करते हैं? क्लोराइड्स जब हाइड्रोजन आयन के साथ में मिक्स होते हैं तो वो उनका सिंथेसिस इंक्रीज कर देते हैं। क्लोराइड्स जब हाइड्रोजन आयन्स के साथ में मिक्सअप करते हैं या उनके साथ में उनका केमिकल रिएक्शन होता है तो उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई पेशेंट एक्सेसिवली क्लोराइड इनटेक कर रहा है या पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है किसी भी तरीके के हाइपर क्लोराइड सोल्यूशन का, तो पेशेंट विल बी हैविंग एसिडोसिस। क्यों? क्योंकि क्लोराइड क्या करता है, व्हेन क्लोराइड गेट्स केमिकली रिएक्टेड विद हाइड्रोजन आयन इट विल स्टिमुलेट देयर प्रोडक्शन। तो क्लोराइड अगर किसी पेशेंट को एक्सेसिव क्लोराइड एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंट्रल न्यूट्रिशन विदाउट बाइकार्बोनेट। सपोज किसी पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हुआ है, या किसी पेशेंट को शॉक हो गया है, या किसी भी पेशेंट को हेमरेजिक शॉक हुआ है, कोई भी टाइप का शॉक या कोई भी टाइप का बॉडीली लॉस अगर पेशेंट को हुआ है और वो पेशेंट को फ्लूइड सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, फ्लूइड थेरेपी हो रहा है पेशेंट को, अगर पेशेंट को रिंगर लैक्टेट चल रहा है या पेशेंट को फिर NaCl चल रहा है और NaCl के साथ में अगर पेशेंट को बाइकार्बोनेट्स नहीं जा रहे हैं तो क्लोराइड बॉडी के अंदर जा रहा है, क्लोराइड हाइड्रोजन आयन के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा और उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन देयर विल बी डिक्रीज्ड pH लेवल, और जब pH लेवल डिक्रीज हो जाएगा दैट कंडीशन इज नोन एज एसिडोसिस। देन यूरेमिया मीन्स इंक्रीज्ड यूरिक एसिड इन द ब्लड। देन स्टारवेशन की वजह से क्या होता है, स्टारवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली आजकल यंग एज में बच्चे क्या करते हैं, वो वेट ना इंक्रीज़ हो जाए या हेल्दी बॉडी, वो सोचते तो ये हैं कि बॉडी को हेल्दीली मेंटेन किया जाए, बट इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग इट हेल्दी वो स्टार्व करते रहते हैं, भूख लगती रहती है, खाना नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस टाइम खाना खा लिया तो वेट पुट ऑन हो जाएगा, खाना इस तरीके से खाएंगे तो वेट पुट ऑन होता है। तो टू मेंटेन देयर हेल्दी बॉडी इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट हेल्दी दे आर मेकिंग इट सिक। तो स्टारवेशन से क्या होता है, स्टारवेशन की वजह से हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब HCl प्रोड्यूस होता है तो दैट विल बी इन दैट एक्सेसिव क्वांटिटी कि वो अपने ही बॉडीली सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। और जब HCl एक्सेसिवली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो HCl कंटेन्स हाइड्रोजन आयंस, तो एक्सेसिव हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन होगा बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर एसिडिक कंटेंट होगा। एसिडिक कंटेंट की वजह से पेशेंट विल बी हैविंग स्टमक अल्सर्स और पैप्टिक अल्सर्स। तो ये स्टारवेशन का रीज़न होता है। तो क्या क्या इटियोलॉजी है? इटियोलॉजी इज डायरेक्ट लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, डायरिया, लोअर इंटेस्टिनल फिस्टुलास, देन यूरेटोस्टमी, डायूरेटिक्स, renal insufficiency, excessive administration of chloride, administration of parenteral nutrition without bicarbonate, uremia and starvation। ये होते हैं हमारे सारे के सारे इसकी etiology।
देन आते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. तो साइन एंड सिम्टम्स आर पेशेंट विल बी हैविंग हेडेक, confusion, drowsiness, increased respiration rate and depth, nausea and vomiting, peripheral vasodilatation, decreased blood pressure, decreased cardiac output, cold and clammy skin, डिसरिदमियास, क्योंकि पेशेंट को कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, पेशेंट का पेरिफेरल वेसोडाइलेटेशन हो रहा है, और जब पेशेंट को पेरिफेरल वेसोडाइलेटेशन होता है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी ल्यूमन होती है, आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है, इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ कंटेनिंग ब्लड इनटू द ल्यूमन कि वो इजीली पास हो जाए. बट जब वो ल्यूमन का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड पास ऑन होना था वो धीरे धीरे पास होता रहेगा. तो इसकी वजह से पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा. ड्यू टू पेरिफेरल वेसोडाइलेटेशन पेशेंट विल बी हैविंग लो ब्लड प्रेशर, एंड ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर देयर विल बी डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो पेशेंट को डिसअरिथमियाज होंगे, पेशेंट का प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा. देन कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, बिकॉज देयर इज डिक्रीज ब्लड प्रेशर. जब ब्लड प्रेशर कम है तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, एंड ड्यू टू डिक्रीज टेम्परेचर पेशेंट विल बी एक्सपीरियंसिंग कोल्ड एंड क्लैमी स्किन. पेशेंट को डिसअरिथमियाज होंगे, शॉक एंड कोमा होगा. एंड जब ये कंडीशन सीवियर होने लगती हैं, क्रॉनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगता है, तो पेशेंट विल बी हैविंग क्रॉनिक रीनल फेलियर. एंड लास्ट में, सबसे लास्ट में एक सिम्टम आता है, दैट इज हाइपरकैलेमिया. तो अगर पेशेंट का क्लोराइड लेवल ज़्यादा है तो पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होगा. अगर पेशेंट का पीएच लेवल कम है और एसिडिसिटी ज़्यादा है, पेशेंट की बॉडी में एसिड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होगा, यानी कि पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. तो ये हमारे सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? फर्स्ट इज हेडेक, देन कन्फ्यूजन, then drowsiness, increased respiration rate and depth, nausea and vomiting, peripheral dilatation, peripheral dilatation, then decreased blood pressure, decreased cardiac output, cold and clammy skin, देन डिसअरिथमियाज, शॉक एंड कोमा. और अगर ये कंडीशन क्रॉनिक हो जाती है तो ड्यू टू क्रॉनिक कंडीशन पेशेंट विल बी हैविंग क्रॉनिक रीनल फेलियर, एंड लास्ट हाइपरकैलेमिया. तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. उसके बाद आता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में क्या क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला आता है हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, देन लैब इन्वेस्टिगेशन. तो हिस्ट्री कलेक्शन में आप पेशेंट का सारे वाइटल साइंस चेक किए जाएंगे. वाइटल साइंस के साथ साथ पेशेंट का एबीजी एनालिसिस होगा. ये हमारे लैब इन्वेस्टिगेशंस में आएंगे, एबीजी एनालिसिस. तो जब पेशेंट को हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे तो हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट का पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री होगा, पास्ट एंड प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री होगा, पेशेंट का डाइटरी हिस्ट्री होगा, पेशेंट का मेडिसिन हिस्ट्री होगा, क्या क्या मेडिसिन लेते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको ऑलरेडी क्लोराइड्स चल रहे होते हैं, उनको बीटा ब्लॉकर्स चल रहे होते हैं, फिर उनके एस इनहिबिटर्स चल रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर क्लोराइड का लेवल इंक्रीज कर देते हैं. तो इसीलिए पेशेंट का प्रेजेंट एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होना इंपॉर्टेंट है. देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम पेशेंट का. फिजिकल एग्जामिनेशन में वी कैन आइडेंटिफाई कि पेशेंट को हैवी ब्रीदिंग हो रहा है, फिर पेशेंट की स्किन कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो ये सब आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में आएगा. देन लैब इन्वेस्टिगेशंस. लैब इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट एबीजी एनालिसिस, दैट इज आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस. उसमें जब आप आर्टीरियल एबीजी एनालिसिस करेंगे तो क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे? देयर विल बी लो bicarbonate level which is below 22 milli equivalent per liter and low pH level which is less than 7.35. so that is lab investigation. इसके बाद हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन में करेंगे पोटेशियम. देयर विल बी इंक्रीज्ड पोटेशियम इन सीरम. ईसीजी करेंगे. ईसीजी क्यों करेंगे? क्योंकि पेशेंट को कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से पेशेंट को डिसअरिथमियाज होंगे. तो पेशेंट के डिसअरिथमियाज को चेक करने के लिए कि कहीं हार्ट ब्लॉक तो नहीं है पेशेंट को, साइनस टैकीकार्डिया तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, या फिर और किसी तरीके का किसी भी तरीके का पेशेंट का
ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एसटी सेगमेंट, एसटी वेव, क्यूआरएस सेगमेंट, जितने भी सारे सेगमेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो हमने चेक करने हैं. देन पेशेंट विल बी हैविंग हाइपर वेंटिलेशन विच इज़ ड्यू टू डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. क्यों? क्योंकि अभी यहाँ क्या हो रहा है कि क्लोराइड का लेवल इंक्रीज हो गया है, क्लोराइड का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो पेशेंट की बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वो ट्रैप करके रखेंगे, और ट्रैप करने की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगी. क्लोराइड एक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है और एक्सेसिवली गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. गैसेस एक्सचेंज एक्सेसिवली हो रहा है तो लंग्स को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे और उसको ब्लड में पास ऑन करे. तो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन होगा, और वो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से पेशेंट का जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा और उसका डेप्थ भी इंक्रीज हो जाएगा. इसीलिए पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है. तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. अभी नेक्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट. तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट गोल क्या होता है हमारा, गोल इज़ टू मेंटेन द नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस. जो डिस्टर्बेंसेस हुए हैं उनको नॉर्मलाइज करना है. तो उसके लिए क्या क्या करना है, फर्स्ट इज एलिमिनेट द सोर्सेज ऑफ क्लोराइड. एक्सेसिव अगर क्लोराइड किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में जा रहा है तो उसको एलिमिनेट करना है. उसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपोवोलीमिया, शॉक या फ्लूइड डेफिशिएंसी की वजह से सोडियम क्लोराइड बॉडी के अंदर जा रहा है पेरेंट्रली, NaCl पेशेंट को हम दे रहे हैं 0.5% और 0.45% अगर पेशेंट को NaCl चल रहा है तो उसको कम करना है या फिर उसके साथ में बाइकार्बोनेट इन्फ्यूज़ करना है. तो फर्स्ट इज एलिमिनेट सोर्सेज ऑफ एक्सेसिव क्लोराइड. सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट. फाइन. तो अगर किसी पेशेंट को क्लोराइड चल रहा है, NaCl चल रहा है, तो उसको या तो एलिमिनेट करना है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट. देन थर्ड इज कैल्शियम सप्लीमेंट्स. क्योंकि पेशेंट को पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट का हाइपर कैलीमिया हो रहा है, तो उसका कंडीशन को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि पोटेशियम हमारे कार्डियक मसल के इन्फ्लेमेशन, कार्डियक मसल के इन्फिल्ट्रेशन और उसके कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए ज़रूरी है, तो पोटेशियम हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं. तो पोटेशियम को नॉर्मलाइज करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड कैल्शियम सप्लीमेंट्स. देन अगर पेशेंट को फिर भी कोई एडवांटेजेस नहीं हो रहे हैं क्लोराइड एलिमिनेशन से या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट से या कैल्शियम सप्लीमेंट से, या फिर पेशेंट इज़ क्रॉनिक कंडीशन, पेशेंट को क्रॉनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, तो पेशेंट को हम इधर पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे या फिर हीमोडायलिसिस करेंगे. तो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में आएगा. फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग. इनपुट और आउटपुट हम इसलिए चेक करेंगे क्योंकि पेशेंट को फ्लूइड्स चल रहे हैं, तो पेशेंट का कितना फ्लूइड बॉडी के अंदर जा रहा है, कितना पेशेंट का आउटपुट हो रहा है, वो चेक करना है. अगर वो हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हो सकता है पेशेंट को एडिमा होने लगे, या पेशेंट को फिर वेट गेन होने लगे, या पेशेंट को अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स जा रहे हैं तो हाइपोकैलीमिया ना हो जाए, या फिर पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया ना हो जाए. इसलिए पेशेंट का इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन पेशेंट के ECG चेंजेस हो रहे थे, पेशेंट को कार्डियक आउटपुट कम हो रहा था, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, साइनस टैकीकार्डिया हो रहा है पेशेंट को, इसीलिए हमने पेशेंट का ECG मॉनिटरिंग करना है. देन वाइटल साइंस चेक करना है, क्योंकि अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो उन पेशेंट्स के अंदर हाइपर वेंटिलेशन होता है. हाइपर वेंटिलेशन की वजह से पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, डेप्थ इंक्रीज हो जाता है. फिर ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो हाइपोथर्मिया में चला जाता है पेशेंट. तो इसीलिए इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग करना है पेशेंट को, ECG मॉनिटरिंग करना है. देन पेशेंट के वाइटल साइंस हैज़ टू बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली एंड रेगुलरली. तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का, दैट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूट एंड क्रॉनिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. तो अभी आप डिफरेंस समझना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में आप डिफरेंस समझना. तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो रहा है, इट हैज़ बाइकार्बोनेट डेफिशिएंसी. मेटाबॉलिक एसिडोसिस हैज़ बाइकार्बोनेट
deficiency, whereas metabolic alkalosis has bicarbonate excess. Metabolic alkalosis has bicarbonate excess. तो definition is metabolic alkalosis is a clinical disturbance which is characterized by a high pH and decreased hydrogen ion concentration and high blood plasma blood plasma bicarbonate concentration. तो हमारे एसिडोसिस में क्या हो रहा था? एसिडोसिस हैज लो pH, लो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट concentration एंड हाई हाइड्रोजन आयंस. और हमारा मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में क्या हो रहा है? इट हैज़ हाई pH लेवल, डिक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन concentration एंड इंक्रीज्ड ब्लड प्लाज्मा बाइकार्बोनेट concentration. तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो याद रखने की हैं. पहला, लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट, pH लेवल एंड हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन हमारे एल्किलोसिस में डिक्रीज होते हैं और एसिडोसिस में इंक्रीज होते हैं. pH लेवल एल्किलोसिस में इंक्रीज होता है, एसिडोसिस में डिक्रीज होता है. फिर बाइकार्बोनेट लेवल एसिडोसिस में डिक्रीज होता है और एल्किलोसिस में इंक्रीज होता है. तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंटली याद रखना, आपको एसिड बेस बैलेंस कभी नहीं भूलोगे. फाइन. तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या होता है metabolic alkalosis. तो metabolic alkalosis is a clinical disturbance which is characterized by a high pH and decreased hydrogen concentration and high blood plasma bicarbonate concentration. It has three characteristics. First is decreased hydrogen ion concentration, increased pH level, and third, increased blood plasma bicarbonate concentration. तो ये तीन चीज़ें याद रखना. That condition is known as metabolic alkalosis. Then अब क्यों हो रहा है? It can occur due to gain of bicarbonate or a loss of hydrogen ions. एल्कलोसिस हो रहा है या तो बहुत ज़्यादा कोई बंदा बाइकार्बोनेट ले रहा है, उसको बाइकार्बोनेट सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, या फिर देयर इज़ अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो ये इंटरडिपेंडेबल है. अगर हाइड्रोजन आयन कम होगा तो ऑटोमेटिकली बाइकार्बोनेट लेवल इंक्रीज हो जाएगा. वो इंक्रीज तब भी होगा अगर कोई इंडिविजुअल को बाइकार्बोनेट सप्लीमेंट्स नहीं जा रहे हैं, बट अगर हाइड्रोजन आयन कम हो गए तो ऑटोमेटिकली बाइकार्बोनेट आयन्स विल बी इंक्रीज्ड. देन ईटियोलॉजी क्या क्या है इसकी? फर्स्ट इज वोमिटिंग. वोमिटिंग की वजह से क्या होता है? जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा. जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट था वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा. तो अभी हमारा स्टमक इज़ एम्प्टी. अब एम्प्टी स्टमक को, जैसे हमने एसिडोसिस में स्टार्वेशन पढ़ा था कि जब भी हमारा स्टमक एम्प्टी होता है तो हमारा स्टमक उसको फिल आउट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. अब इफ़ देयर इज़ इंक्रीज्ड HCl प्रोडक्शन इन द स्टमक, दैट विल लीड्स टू इंक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल. तो अभी क्या करना है? तो वोमिटिंग की वजह से हाइड्रोजन आयंस लूज हो रहे हैं. जब लूज हो जाएंगे तो बाइकार्बोनेट लेवल इंक्रीज हो जाएगा. तो वोमिटिंग, देन गैस्ट्रिक सक्शन, इसकी इटियोलॉजी है. फर्स्ट इज वोमिटिंग, सेकंड इज गैस्ट्रिक सक्शन, देन थर्ड इज पाइलोरिक स्टीनोसिस. पाइलोरिक स्टीनोसिस क्या होता है? इट इज़ थिकनिंग ऑफ द ओपनिंग बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. आपने देखा है आपका स्टमक जे शेप में होता है, तो जब भी वो फर्स्ट हेड से पूरा बॉडी के थ्रू, मतलब स्टमक का जो हेड होता है, स्टमक के हेड से फिर बॉडी आती है, फिर आपका पाइलोरस आता है. तो द जे शेप, द एंड ऑफ द स्टमक इज नोन एज पाइलोरस, एंड पाइलोरिक स्टीनोसिस इज thickening of opening between stomach and small intestine. So the end part of the stomach which gets open into the small intestine is get thickens, और जब वो thick हो जाता है तो जो भी स्टमक का कंटेंट है वो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में पास ऑन नहीं हो पाता है. दैट इज नोन एज पाइलोरिक स्टीनोसिस. The next is excessive use of antacids, because antacids क्या होते हैं? Antacids are alkali in nature. तो it is already antacids. Antacids
हम अगर कोई भी इंडिविजुअल एक्सेसिव यूज़ करता है तो जो हमारे स्टमक का HCl है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो पेशेंट विल बी हैविंग एल्केलोसिस, पेशेंट विल बी हैविंग हाई pH लेवल। देन डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स इसमें क्या काम करते हैं? डायूरेटिक्स कॉजेज पोटेशियम लॉस, डायूरेटिक्स कॉजेज पोटेशियम लॉस। देन सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी कि जो हमारे कोई भी टाइप का सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा, फाइब्रोसिस की वजह से देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड सेल्स। अब सेल्स प्रोडक्शन होने लगेंगी, सेल डैमेज होने लगेगा, नेक्रोसिस होने लगेगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, हार्डनिंग होने लगेगी, उसकी वजह से इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट होगा, क्योंकि सेल्स का एंड प्रोडक्ट बाइकार्बोनेट होता है। तो फर्स्ट आपका ईटियोलॉजी एक बार हम दोबारा से देखते हैं। ईटियोलॉजी में आएगा आपका वोमिटिंग, गैस्ट्रिक सक्शन, पाइलोरिक स्टीनोसिस, एक्सेसिव यूज ऑफ एंटासिड्स, डायूरेटिक्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस। देन सिस्टिक, अब डायूरेटिक्स की वजह से हम क्यों बोल रहे हैं कि पोटेशियम लॉस हो रहा है? डायूरेटिक्स की वजह से, पोटेशियम लॉस की वजह से क्या होता है कि व्हेन देयर इज रिलीज ऑफ पोटेशियम फ्रॉम ICF टू ECF टू मेंटेन नॉर्मल सीरम लेवल विच हैज़ टू मूव हाइड्रोजन आयन इनटू द सेल। यानी कि पोटेशियम का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर? जब पोटेशियम ICF में होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है, बट अभी पोटेशियम लूज हो गया बॉडी से, तो सीरम के अंदर पोटेशियम लूज होगा, तो ICF का जो पोटेशियम था वो ECF में आ जाएगा। ICF का पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाएगा टू नॉर्मलाइज द ब्लड सीरम लेवल। यानी कि जो हमारा ऑलरेडी इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में पोटेशियम स्टोर था, वो बॉडी के पोटेशियम को नॉर्मलाइज करने के लिए, बॉडी के पोटेशियम लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए ECF में आ जाएगा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बाहर निकल आएगा। अभी यहाँ रेसिप्रोकेशन चलता है। रेसिप्रोकेशन मतलब इंटरचेंजिंग चलती है। जैसे ही इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आया तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में स्पेस कम हो गया, वो स्पेस को मेंटेन करने के लिए जो हाइड्रोजन आयंस थे वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया यहाँ पर प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए देखो, अभी सपोज आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 स्टूडेंट्स आपकी क्लास के अंदर हैं, 5 स्टूडेंट आपकी क्लास के बाहर हैं, कॉरिडोर में हैं। तो अभी क्या है, अगर आपकी क्लास के 2 स्टूडेंट्स क्लासरूम से निकलकर कॉरिडोर में चले जाएंगे तो क्लासरूम में तो सिर्फ 3 बच्चे रह जाएंगे और कॉरिडोर में 7 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो कॉरिडोर में स्पेस कम हो जाएगा और क्लासरूम में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी क्या है कि जो 2 बच्चे बाहर गए थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अब वापस अंदर नहीं जाएंगे। तो वो स्पेस को कॉम्पनसेट करने के लिए जो बाहर पहले से 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उन्होंने डील किया कि ओके फाइन, अगर ये 2 बच्चे वापस नहीं जा सकते हैं तो हम 5 में से कोई 2 बच्चे अंदर जाएंगे। तो दैट प्रोसेस इज रेसिप्रोकेशन, यानी कि बाहर भी 5 हो गए, अंदर भी 5 हो गए, बट एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू। यानी कि जो 5 वाला ग्रुप क्लास के अंदर था उसमें से 2 बच्चे बाहर कॉरिडोर में चले गए और बाहर कॉरिडोर वाला जो ग्रुप था 5 स्टूडेंट्स का, उसमें से 2 बच्चे अंदर क्लास के अंदर आ गए। तो ये होता है रेसिप्रोकेशन। सेम ऐसे ही होता है, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के लेवल को न्यूट्रलाइज करने बाहर चला जाता है। अभी वहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, तो स्पेस कम हो गया। तो अभी पोटेशियम ने अंदर जाने से मना कर दिया कि नहीं, बाहर का जो पोटेशियम लेवल है वो कम है तो हम अंदर नहीं जाएंगे। तो बाहर का जो हाइड्रोजन आयंस थे दे विल एंटर इनटू ICF, दे विल एंटर इनटू इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो अभी क्या है, जो हाइड्रोजन आयन सीरम में कम हो गए, सेल में ज़्यादा हो गए, तो जब वो सीरम में कम हो जाएंगे तो दैट कंडीशन इज नोन एज मेटाबॉलिक
एल्किलोसिस। क्यों? क्योंकि इसके एल्किलोसिस के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका हाई पीएच लेवल, डिक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई ब्लड प्लाज्मा बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कैसे कम हुए? क्योंकि पोटेशियम को एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का पोटेशियम लेवल मेंटेन करना था, इसीलिए वो हाइड्रोजन एटम्स इंट्रासेलुलर में चले गए। तो ये होता है डायूरेटिक्स में। अगर कोई इंडिविजुअल एक्सेसिवली डायूरेटिक्स लेता है तो वो यूरिन के थ्रू पोटेशियम तो बाहर, यूरिन के थ्रू बॉडी से तो पोटेशियम बाहर कर दिया, लेकिन अब बॉडी को उसका लेवल मेंटेन करना है, तो वो लेवल मेंटेन करने के लिए बॉडी अपने अंदर इंटरचेंजेस करती है। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक्स ऑन पोटेशियम। फाइन। तो etiology, vomiting, gastric suction, pyloric stenosis, excessive use of antacids, diuretics, cystic fibrosis and chronic ingestion of milk and calcium carbonate। ऑलरेडी बॉडी के अंदर कार्बोनेट ज़्यादा है, फिर पेशेंट कैल्शियम कार्बोनेट भी ले रहा है तो और ज़्यादा कार्बोनेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा etiology। देन नेक्स्ट कम्स टू द क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? तो साइन एंड सिम्टम्स आर टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज। फिंगर्स में और टोज में टिंगलिंग सेंसेशन होती है, वार्म सेंसेशन होती है, नमनेस होती है। देन डिजीनेस, हाइपर एक्टिव मसल्स। पेशेंट विल बी हैविंग हाइपर एक्टिव मसल्स एंड बिकॉज देर इज इंक्रीज्ड पोटेशियम इन द बॉडी देयर विल बी डिक्रीज्ड कैल्शियम इन द सीरम। तो ये हमारा रेसिप्रोकेशन होता है कैल्शियम एंड पोटेशियम का। तो बिकॉज देयर इज इंक्रीज्ड पोटेशियम इन सीरम देयर विल बी डिक्रीज्ड कैल्शियम इन सीरम, उसको भी हमने न्यूट्रलाइज करना है अभी। तो टिंगलिंग सेंसेशन इन फिंगर्स एंड टोज, डिजीनेस, नमनेस, हाइपर एक्टिव मसल्स। और मसल्स हाइपर एक्टिव क्यों है? क्योंकि कैल्शियम का सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है, एंड कैल्शियम क्या करता है? हमारा मस्कुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके रखता है, इसीलिए मसल्स हाइपर एक्टिव हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम का अमाउंट इज़ नॉट sufficient. Then decreased respiration, patient will be having bradypnea. Then arterial tachycardia, then ventricular disturbances, decreased bowel mobility, premature ventricular contractions due to decreased potassium। जब मैंने क्लास शुरू की थी एसिड एंड बेस डिस्टर्बेंसेस की, उसी टाइम मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि जो आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। पहला आपको बताया था कैल्शियम, दूसरा आपको बताया था पोटेशियम, तीसरा आपको बताया था क्लोराइड। तो कैल्शियम का काम क्या है? हमारे बॉडी के मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करके रखना। फिर पोटेशियम का काम क्या है? सिमिलर टू कैल्शियम, पोटेशियम का काम है जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करके रखना। देन क्लोराइड का काम क्या है? क्लोराइड, फर्स्ट थिंग, क्लोराइड न्यूट्रलाइजेज हाइड्रोजन आयंस, जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। तो ये क्लोराइड का काम होता है। तो हमारे क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, दोबारा देखते हैं एक बार। फर्स्ट इज टिंगलिंग सेंसेशन इन फिंगर्स एंड टोज, डिजीनेस, numbness, hyperactive muscles, then decreased respiration or bradypnea, arterial tachycardia, ventricular disturbances, decreased bowel motility, premature ventricular contractions। ये सब हमारे क्लिनिकल फीचर्स होंगे। देन नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में क्या क्या होगा? फर्स्ट इज हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड देन लैब इन्वेस्टिगेशन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में सेम हम फिजिकल आपका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री करेंगे, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री होगा, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री होगा, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री होगा, डाइटरी हिस्ट्री होगा, ये सब हम हिस्ट्री कलेक्शन में करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, देन लैब इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैब इन्वेस्टिगेशन में ब्लड सीरम एनालिसिस करेंगे, फिर ABG एनालिसिस होगा, और ABG एनालिसिस में यू विल गेट इंक्रीज्ड pH, इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर पेशेंट का PaCO2 भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज होगा, बिकॉज
lungs will try to compensate for excess carbonate bicarbonate by retaining carbon dioxide in the lungs. क्योंकि बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो बाइकार्बोनेट किस चीज़ में हमारा हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन विद द हेल्प ऑफ क्लोराइड. तो बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो ब्लड में ज़्यादा है. इसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट जो गैस एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड कंबाइंड होने के बाद में हाइड्रोजन आयंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. और जब हाइड्रोजन आयन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो डिमिनिश हो जाएगा. जब वो डिमिनिश हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो पेशेंट अपने अंदर ले रहा है, इनहेल कर रहा है, वो प्रॉपर तरीके से लंग्स उसको एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे. तो ऑब्वियस होगा कि दोनों ही चीज़ें लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाएंगी. दोनों ही चीज़ें लंग्स के अंदर ट्रैप होने का मतलब है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों? क्योंकि अभी बाइकार्बोनेट उसको एक्सेसिव, इतना ज़्यादा एक्सेसिव है कि उसका ही खुद का फंक्शन कम हो गया है. इतना ज़्यादा अमाउंट में आ गया है कि उसका खुद का फंक्शन कम हो जाएगा और वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर सकता. इसीलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इंक्रीज्ड इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एल्किलोसिस. और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिक्रीज्ड, वो डिक्रीज हो जाएगा. और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इंक्रीज्ड. फाइन. देन ईसीजी, हम पेशेंट का ईसीजी चेक करेंगे बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ यू वेव प्रेजेंट होगा. क्यों? बिकॉज देयर इज प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. ड्यू टू प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ यू वेव. और जब हम कार्डियक सिस्टम पढ़ते हैं तो कार्डियक सिस्टम में हमें कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, दैट इज़ आपकी जो PQRST ये वेव्स हैं इनको पढ़ाया जाता है एक्सेप्ट यू वेव, क्योंकि यू वेव नॉर्मल ECG में प्रेजेंट नहीं होती है. यू वेव हमेशा प्रेजेंट होती है व्हेन देयर इज प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू डिक्रीज्ड पोटेशियम इन द बॉडी, ड्यू टू डिक्रीज्ड कैल्शियम इन द बॉडी. इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट को डिसअरिथमियाज होते हैं, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट होता है और आर्टीरियल टेकीकार्डिया होता है पेशेंट को. आर्टीरियल टेकीकार्डिया का मतलब है कि जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारी बॉडी में चारों तरफ से इकट्ठा होकर एट्रियम में आता है, वो उसको आगे पास ऑन करने के लिए कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से अपने एट्रियम्स को पंप करता है. तो इसीलिए पेशेंट को वेंट्रिकुलर डिस्टर्बेंसेस होंगे एंड एट्रियल टेकीकार्डिया होगा. और इन दोनों की वजह से पेशेंट के अंदर प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, जिसकी वजह से यू वेव प्रेजेंट होगी इन ECG. तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड ECG एनालिसिस करेंगे. देन मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम? मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. हम एसिडोसिस में क्लोराइड का एलिमिनेशन कर रहे थे. अगर किसी पेशेंट को क्लोराइड सॉल्यूशन चल रहा है तो या तो उसको कम कर देना है या फिर पेशेंट को बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर करने हैं. अभी यहाँ पर क्या है कि पेशेंट को क्लोराइड कम है और बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, तो इसके लिए हम पेशेंट को सोडियम क्लोराइड एडमिनिस्टर करेंगे प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि पेशेंट का पोटेशियम भी कम है. फिर अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है एक H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. यहाँ ऑलरेडी एक चीज़ हो रही है कि पेशेंट के ब्लड के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस हैं ऑलरेडी कम हैं, हाइड्रोजन आयंस ऑलरेडी कम है, बट फिर भी यहाँ पर हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे रहे हैं. इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि व्हेन देयर इज़ नो हाइड्रोजन आयन देयर विल बी नो बाइकार्बोनेट. इसीलिए हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे. तो इट डिक्रीजेज द सेक्रीशन ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक एरिया टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम गैस्ट्रिक सक्शन, एज बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट तो उसका लॉस नहीं होगा. एंड व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट. तो सिंपल सा रीज़न है कि जो चीज़ लूज़ नहीं होगी या जिस चीज़ को हमने लूज़ नहीं करना है उस चीज़ को हमने मेंटेन ही नहीं करना है. इसीलिए हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन
HCl स्टमक के अंदर ना प्रोड्यूस हो, इसीलिए हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पेशेंट को देंगे। फाइन। तो जब HCl बनेगा ही नहीं तो हाइड्रोजन आयन लूज नहीं होंगे, एंड जब हाइड्रोजन आयन लूज नहीं होंगे तो देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, क्योंकि एक हाइड्रोजन आयन माइनस होगा तो एक बाइकार्बोनेट आयन प्लस होगा। तो व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो इसीलिए हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। देन लास्ट आएगा आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। अभी नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज पेशेंट का आईओ मेंटेन करना है, यानी इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग मेंटेन करना है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है बिकॉज पेशेंट का ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड, देन रेस्पिरेशन मेंटेन करना है। रेस्पिरेशन इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन होगा, हाइपर वेंटिलेशन की वजह से पेशेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज, और बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट यूजफुल, तो इसीलिए पेशेंट का रेस्पिरेशन एंड ABG एनालिसिस टाइम टू टाइम करते रहना है। देन ECG क्यों? क्योंकि पेशेंट को 3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। पहला आर्टीरियल टेकिकार्डिया, देन वेंट्रिकुलर डिस्टर्बेंसेस एंड प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। इन तीनों की वजह से ECG में चेंजेस हो रहे हैं, और ECG में U वेव प्रेजेंट है विच इज़ अ नॉन सिग्निफिकेंट U वेव। अब नॉन सिग्निफिकेंट है तो उसका कोई यूज़ नहीं है हमारी बॉडी में, क्योंकि प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट को U वेव मेंटेन हो रही है। अभी प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन सप्लाई पेशेंट को कम होगी तो पेशेंट विल बी गो अंडर हाइपोक्सिया कंडीशन एंड हिप्निक कंडीशन। पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट के हाइड्रोजन आयंस कम होंगे, बाइकार्बोनेट आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो दैट कंडीशन इज मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। तो आपके 2 कंडीशंस आज हमने कवर करी हैं, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कल आप लोग ये थोड़ा पढ़ के आना, क्योंकि जो नेक्स्ट कंडीशंस हैं वो और भी ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जो 2 कंडीशंस आज हमने पढ़ी हैं वो थी एसिडोसिस एंड एल्किलोसिस। इन दोनों कंडीशंस में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला कैल्शियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। इनके साथ साथ आपको 3 चीज़ें और ध्यान रखनी है। pH लेवल इंक्रीज होगा तो बाइकार्बोनेट आयंस इंक्रीज होंगे, बाइकार्बोनेट आयंस इंक्रीज होंगे एंड हाइड्रोजन आयंस कम होंगे, दैट इज एल्किलोसिस। फिर अगर आपका pH डिक्रीज होगा दैट कंडीशन इज नोन एज एसिडोसिस। pH डिक्रीज होगा, बाइकार्बोनेट लेवल भी डिक्रीज होगा एंड हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे। तो 3 चीज़ें आपकी हाइड्रोजन आयन, pH एंड बाइकार्बोनेट। फिर 3 चीज़ें आपकी कैल्शियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का काम होता है हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, यानी कि हमारा वेंटिलेशन, हमारा इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस के अंदर जो भी बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, इनहेल करते हैं, दैट प्रोसेस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। फाइन, यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। ओके, तो उजाला आप मुझे अटेंडेंस भेज देना। ओके मैम। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ के आना। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।